My name is Abhay Sharma. I'm a special educator and I welcome you all to मिशन अभ्यास। तो हम लोग कर रहे हैं DSSB स्पेशल एजुकेशन बैच हमारा, जिसमें आज मैं आपको कराऊंगा डेमोग्राफिक्स एंड एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, ये पार्ट है हमारा सेंसरी डिसेबिलिटीज़ का। सेंसरी डिसेबिलिटीज़ की मैं यूनिट आपको करा रहा हूँ, जिसमें बेसिकली टू सेंसरी डिसेबिलिटीज़ हम लोग जो हमारी होती हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ हेयरिंग इम्पेयरमेंट एंड सेकंड इज़ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट में अभी आप लोगों को करा रहा हूँ, जिसका हेयरिंग इम्पेयरमेंट की कुछ क्लासेस मेरी हो चुकी हैं। अब हेयरिंग इम्पेयरमेंट का ये पार्ट है, ये जो टॉपिक है, जो कि है डेमोग्राफिक्स एंड एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज। And the terminologies are deaf, deafness, hearing, hearing impaired, handicap, challenges arising due to congenital and acquired hearing loss। तो यही सब आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी आज की क्लास में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा हमारे कंप्लीट सॉल्यूशन बैच और DSSB स्पेशल एजुकेशन इस समय ये आप लोगों को अवेलेबल है। इस समय ये जो बैच है हमारा सिर्फ 3499 रुपीज़ में अवेलेबल होगा आप लोगों को। पर अगर आप कूपन कोड अभय 15 यूज़ करते हैं तो ये आपको सिर्फ 2975 रुपीज़ में मिल जाएगा। एंड हमारे इस बैच में आपको एकदम ज़बरदस्त तैयारी कराई जाएगी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की। पार्ट 1 में आता है हमारा रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश एंड GS, जो कि आता है 100 मार्क्स का। एंड पार्ट 2 में आता है हमारा साइकोलॉजी एंड स्पेशल एजुकेशन, जो कि अगेन आता है 100 मार्क्स का। तो हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो 100 + 100 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की एकदम ज़बरदस्त तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ इस बैच में आपको क्या मिल रहा है, इस बैच में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डेड ऑप्शन। तो किसी भी रीज़न से अगर आप हमारी लाइव क्लास नहीं भी देख पाते हैं तो आप हमारी क्लास को रिकॉर्डेड में भी, रिकॉर्डेड ऑप्शन आपको मिल रहा है, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलेगी रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों का रिजल्ट बेहतर से बेहतर रहे। साथ ही साथ यू कैन क्लियर योर डाउट्स डायरेक्टली इन लाइव क्लासेस। तो आप जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें अपने डाउट्स जो है बिल्कुल ऐसे क्लियर कर सकते हैं जैसे आप 1-on-1 सेशन लेते हो या 1-on-1 क्लासेस आपकी हो रही है। ठीक है, आपकी डाउट्स भी हम क्लियर कर देंगे। साथ ही साथ आपको मिलेंगे PDF नोट्स, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगा। आप वहाँ से जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF नोट्स अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बैच में है लिमिटेड सीट्स, तो जाइए जल्द से जल्द एनरोल कीजिए। रजिस्ट्रेशन चल रहा है और बैच स्टार्ट हो चुका है हमारा 20 जुलाई से। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारे नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करें और इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बैच अगर परचेज करना है तो आपको करना होगा डाउनलोड हमारा मिशन अभ्यास ऐप। और ऑल अदर, अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है या आपको कोई अदर कोर्सेज भी देखने हैं तो आपको उसके लिए मिशन अभ्यास ऐप तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा। तो डाउनलोड करें मिशन अभ्यास ऐप और ज़्यादा से ज़्यादा बैच में एनरोल करें। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Over 430 million people globally require rehabilitation for disabling hearing loss। तो यहाँ पर बेसिकली ग्लोबल लेवल पे बात की गई है पीपल की या पॉपुलेशन की। तो यहाँ पर कहा गया है कि 430 मिलियन पीपल ऐसे हैं, 430 मिलियन लोग ग्लोबली ऐसे हैं जिनको रिक्वायर है रिहेबिलिटेशन फॉर डिसेबलिंग हेयरिंग लॉस। तो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है ये। विच इज़ डिफाइंड एज अ हियरिंग लॉस ग्रेटर देन 35 डेसिबल। तो इन्होंने 35 डेसिबल को
यहाँ पर कंसिडर किया है। तो ऐसे लोग जिनको 35 डेसिबल से ऊंचा सुनाई दे रहा है, वो अगर वर्ल्ड लेवल पे हम देखें तो हैं वो लगभग 430 मिलियन लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इन दी बेटर हियरिंग ईयर, तो बेटर ईयर जो हमारा हियरिंग ईयर है उसमें अगर हम बात करें 35 डेसिबल की, उनको सुनाई देता है। दिस फिगर इज प्रोजेक्टेड टू राइज 2.5 बिलियन बाय 2050। तो 2050 तक ये जो फिगर है वो इंक्रीज होकर 2.5 बिलियन तक जा सकती है, with at least 70 million needing hearing rehabilitation services. Notably, about 80% of individuals with disabling hearing loss live in low and middle income countries. तो अगर हम देखें नोटेबली अराउंड 80% ऑफ इंडिविजुअल, जो इस तरीके के 80% लोग हैं वो जो रहते हैं हमारे लो मिडल इनकम कंट्रीज में। अभी वो लो मिडल इनकम कंट्रीज कौन सी हैं वो भी मैं आपको डाटा शेयर करूंगा। एंड द प्रिवलेंस ऑफ हियरिंग लॉस इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली विद एज। तो उम्र के साथ साथ भी जो हियरिंग लॉस है उसकी प्रिवलेंस बढ़ जाती है, मतलब हियरिंग लॉस होने की संभावना जो है उम्र के साथ साथ और अधिक हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा डाटा का ओवरव्यू वर्ल्ड लेवल पे। अब हम देखते हैं डेमोग्राफिक्स रिलेटेड टू इंडिया। इंडिया से रिलेटेड जो डाटा है वो क्या कहता है। हाँ हाँ, ऋतिक बेटा ये, हाँ वो वर्ल्ड लेवल पे था, अब इंडिया लेवल पे देखेंगे। यस ओके, तो डेमोग्राफिक्स रिलेटेड टू इंडिया अब हम देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द डाटा, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 63 मिलियन पीपल विद हियरिंग लॉस इन इंडिया। तो अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 63 मिलियन पॉपुलेशन ऐसी है जो कि हियरिंग लॉस में आती है। की स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू हियरिंग इम्पेयरमेंट इन इंडिया इंक्लूड। तो जो हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स क्या है वो आज हम देख लेते हैं। तो ये डाटा मैंने आप लिया है हमारे 2011 इंडियन सेंसस से, सो दैट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन विल रिमेन एज इट इज। तो ऑथेंटिक डाटा आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर सेंसस का डाटा लिया। द 2011 इंडियन सेंसस डाटा noted that 2.21% of the Indian population was afflicted with some disability, with hearing disability being the third most common at 19%. तो जो अगर इंडियन सेंसस की बात करें तो 2.21% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको डिसेबिलिटी है, कोई ना कोई अफेक्टेड विद सम डिसेबिलिटी, किसी ना किसी डिसेबिलिटी से वो अफेक्टेड है, with hearing disability being the third most common at 19%। तो जो hearing disability है वो मोस्ट कॉमन है एंड इट इज़ एट द थर्ड पोजीशन। थर्ड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटी इंडिया में किसी लोगों को है तो वो है हमारी हेयरिंग इम्पेयरमेंट यानी हेयरिंग डिसेबिलिटी। तो ये तो थर्ड नंबर पे है। अब हम जानते हैं फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे कौन सी है। फर्स्ट नंबर पे है हमारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। कौन सी डिसेबिलिटी है सब लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। लोकोमोटर डिसेबिलिटी। एंड सेकंड नंबर पे आती है हमारी विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो ये दो डिसेबिलिटी हैं फर्स्ट एंड सेकंड पे, और जो हमारी हियरिंग डिसेबिलिटी है वो आती है थर्ड नंबर पे, थर्ड मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज द 75th नेशनल सैंपल सर्वे NSS 2017-18 report estimated hearing disability in 0.3% of the population. So 0.3% of the Indian population is having hearing disability। तो ये डाटा कहता है नेशनल सैंपल सर्वे का जो कि हुआ है 2017-18 में, with about 49.8% of them reporting hearing only loud sounds or inability to hear at all। तो उसमें से 0.3% जो पॉपुलेशन को हेयरिंग डिसेबिलिटी है
उसमें से जो 49.8% पीपल हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है या तो उनको लाउड साउंड पे ही सुनाई देता है या लाउड अगर कोई नॉइस होगी तभी उन्हें सुनाई देता है, अदरवाइज दे फील डिफिकल्ट टू हेयर, इनएबिलिटी टू हेयर एट ऑल, उनको फिर सुनाई नहीं देता है। So the next point is a census conducted in 2011 revealed that out of 13.4 million individuals between the ages of 15 to 59, तो 2011 का जो सेंसस डेटा है वो रिवील करता है कि जो 13.4 मिलियन इंडिविजुअल हैं बिटवीन द एज ऑफ 15 से 59 विद हेयरिंग डिसेबिलिटी इन इंडिया, तो 15 से 15 टू 59 ईयर्स के जो पॉपुलेशन है, मतलब 15 से लेके 59 साल की जो पॉपुलेशन है, तो उन लोगों को जो है बेसिकली उसमें जो डाटा में आते हैं वो 13.4 मिलियन इंडिविजुअल हैं जो कि 15 से 59 ईयर्स के हैं जिनको हेयरिंग डिसेबिलिटी इंडिया में है। ओनली 26.1 वर एक्चुअली एम्प्लॉयड, तो इसमें से सिर्फ 26.1% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि एम्प्लॉयड है, ठीक है। अदरवाइज जो 73.9% पॉपुलेशन है वो मार्जिनल वर्कर्स की है। गॉट इट? तो दिस इज व्हाट सेंसस डाटा से कि बस 26.1 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन, एंड 73.9% जो पॉपुलेशन है वो मार्जिनल वर्कर्स की। So the next point is data compiled by the NGO Census International India reveal that there are approximately 5 lakh deaf blind people across 23 states and 110 districts in the country। तो यहाँ पर डेफ ब्लाइंड जो पॉपुलेशन है उसका भी यहाँ पे बात की गई है। तो जो एनजीओ है सेंसस इंटरनेशनल इंडिया, उनके डाटा की अगर हम बात करें तो 5 लाख डेफ ब्लाइंड पीपल जो हैं पूरे इंडिया में हैं। साथ ही साथ पूरे इंडिया में तो है ही वो, जिसमें वो आते हैं हमारी 23 स्टेट्स में, और अगर हम पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें तो 110 डिस्ट्रिक्ट में वो 5 लाख पॉपुलेशन डेफ ब्लाइंड की वो आ जाती है। सो ये था डाटा हमारा इंडिया से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंट वाइज डाटा रिलेटेड टू हेयरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है। अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो पहले यहाँ आती है हमारी, जिस कॉन्टिनेंट की हम बात करेंगे वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका जिसमें नंबर ऑफ पीपल विद हियरिंग लॉस है 39.9 मिलियन। कितना है? 39.9 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि हियरिंग लॉस से अफेक्टेड हैं, और जो प्रेवलेंस रेट है वो है 3.6% का, ठीक है। अब देखते हैं हम अमेरिका का डाटा। अमेरिका में यहाँ पर अमेरिकास की बात की गई है, तो इट मीन्स यहाँ पर साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका दोनों ही आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ बेटा, यहाँ पर अमेरिका की बात हुई है तो यहाँ साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका दोनों ही जो कॉन्टिनेंट है वो कवर किए गए, जिसमें 62.7 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड है हियरिंग लॉस से। साथ ही साथ प्रिवलेंस रेट जो कि है 6.2% का, मतलब 6.2% का प्रिवलेंस रेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। फिर आता है हमारा यूरोपियन कॉन्टिनेंट, जिसकी जो जहाँ पे हियरिंग लॉस पीपल की जो संख्या है वो है 57.3 मिलियन, ठीक है। और जो प्रिवलेंस रेट है तो वो सेम है हमारे अमेरिका के जितना, जो कि है 6.2%, ठीक है। फिर आती है हमारी ईस्टर्न मेडिटेरियन कंट्रीज, जो मेडिटेरियन सी के जो ईस्ट साइड में एरिया है बेसिकली दैट कम्स अंडर द ईस्टर्न मेडिटेरियन। टर्की वगैरह भी यहाँ पर आ जाता है। तो फिर ये जो कंट्रीज हैं ये आती हैं, इनकी जो नंबर ऑफ पीपल विद हियरिंग लॉस है वो है 22.1 मिलियन, ठीक है। और जो प्रिवलेंस रेट है इन कंट्रीज में वो है 3.1% का। फिर आती है हमारी साउथ ईस्ट एशिया,
जहाँ पर म्यांमार, इंडोनेशिया, जो हमारी ओशनिक कंट्रीज हैं छोटी छोटी इस साइड की, थाईलैंड एंड ऑल, वो सब भी यहाँ पर आ जाती है साउथ ईस्ट एशिया में। फिर जहाँ पर जो है नंबर ऑफ पीपल विद हियरिंग लॉस जो है वो है इन कंट्रीज में 109.4 मिलियन, 109.4 मिलियन पीपल जो है वो अफेक्टेड है। साथ ही साथ प्रिवलेंस रेट है 5.5% का। फिर आती है हमारी वेस्टर्न पैसिफिक। वेस्टर्न पैसिफिक में कंट्रीज लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज हमारी आ जाती हैं, जहाँ पर जो नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड विद हियरिंग लॉस है वो है हमारे 136.5 मिलियन एंड प्रिवलेंस रेट इज द हाईएस्ट। यू कैन सी हियर जो प्रिवलेंस रेट है वो कितना ज़्यादा है जो हमारी वेस्टर्न पैसिफिक कंट्रीज है, तो वहाँ पर प्रिवलेंस रेट है 7.1% का। तो ये था हमारा डाटा कॉन्टिनेंट वाइज रिलेटेड टू हियरिंग इम्पेयर्ड। अब हम इस डाटा के की हाइलाइट्स देख लेते हैं। जो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है, दिस रीजन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद हियरिंग लॉस। तो यहाँ पर जो है हियरिंग लॉस इंडिविजुअल्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, साथ ही साथ जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 136.5 मिलियन, और प्रिवलेंस रेट है हाईएस्ट जो कि है 7.1% का। दिस इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक चाइना, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। So China is also come under the Western Pacific countries. ठीक है। फिर है हमारा साउथ ईस्ट एशिया का डाटा, जिसमें है 109 मिलियन, 109.4 मिलियन पीपल अफेक्टेड, और साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया हैज़ द प्रिविलेंस ऑफ 5.5%। जो प्रिविलेंस रेट है साउथ ईस्ट एशिया में वो है 5.5% का। This region faces significant challenges related to the health care and awareness. तो ये जो रीजन है वो जो है हेल्थ केयर एक्सेस के मामले में और अवेयरनेस के मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दे फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस रिलेटेड टू हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस, एंड द रीजन इज द कंट्रीज आर नॉट इकोनॉमिकली प्रॉस्पर। ठीक है, इकोनॉमिकली नॉट प्रॉस्पेरस, तो इकोनॉमिकली संपन्न नहीं है ये देश। छोटे छोटे कंट्रीज यहाँ पर हैं जो कि ओशियनिक कंट्रीज भी हैं जिसमें कि है ना, तो ये जो कंट्रीज बेसिकली आती हैं वो इकोनॉमिकली उतने ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं है, जिस रीज़न से यहाँ पर हेल्थ एक्सेस काफ़ी ज़्यादा मतलब पुअर है, उतना अच्छा नहीं है, साथ ही साथ अवेयरनेस की भी कमी है। फिर आता है हमारा अमेरिकाज एंड यूरोप, जहाँ पर प्रेवलेंस रेट है सेम जो कि है 6.2% का, जो कि कंबाइंड टोटल अगर हम बात करें तो 120 मिलियन जो है इंडिविजुअल वो एक्सपीरियंस करते हैं हियरिंग लॉस इन कॉन्टिनेंट। फिर आता है हमारा अफ्रीका एंड ईस्टर्न मेडिटेरियन, जहाँ पर लो प्रिवलेंस रेट है जो कि है 3.6% एंड 3.1% रिस्पेक्टिवली। तो 3.6% और 3.1% का जो है प्रिवलेंस रेट है इन कॉन्टिनेंट्स में। फिर आता है हमारा विद टोटल ऑफ अबाउट 62 मिलियन पीपल अफेक्टेड, और इन जो ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, यहाँ पर जो है प्रेवलेंस रेट तो हमने जान लिया है 3.6% और 3.1 है। साथ ही साथ जो अफेक्टेड पीपल हैं वो हैं हमारे लगभग 62 मिलियन पीपल जो कि है अफेक्टेड हियरिंग लॉस। अक्षित बेटा, यू आर एंजॉइंग द क्लास, ओके गुड। हाँ हाइलाइट्स, अंकित पूछ रहे हैं सर ये हाइलाइट्स में अमेरिका एंड यूरोप में 6.2% प्रेवलेंस रेट है। हाँ बेटा 6.2% प्रेवलेंस रेट है, आपको मैं टेबल भी दिखा देता हूँ, ये रहा प्रेवलेंस रेट जो कि है 6.2% का। सो अमेरिका एंड यूरोप में जो प्रेवलेंस रेट है लगभग सेम है। ठीक है, हाँ। सो नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट। अब हमने डाटा डेमोग्राफिक्स पढ़ लिए, अब आता है हमारी टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि डेमोग्राफिक्स तो हमने जान लिए, अब हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट
से रिलेटेड। तो जो टर्मिनोलॉजीज हम करने वाले हैं उसमें आती है पहली टर्म विच इज डेफ। द definition, the term deaf generally refers to individuals with severe to profound hearing loss। जो 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 टर्म डेफ है वो जनरली जो है वो रेफर की जाती है या यूज की जाती है प्रोफाउंड हियरिंग, सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस के लिए। हियर इट इज, सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस के लिए जो टर्म है वो डेफ यूज की जाती है। ठीक है, मीनिंग दे हैव लिटिल टू नो फंक्शनल हियरिंग। इसका मतलब ये है कि उनको या तो थोड़ा या फिर बिल्कुल या फिर कोई भी फंक्शनल हियरिंग नहीं सुनाई देता है। मतलब उनको या तो बिल्कुल नहीं सुन, या तो थोड़ा सुनाई देता है या नहीं सुनाई देता है। दिस कैन इंक्लूड दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड स्पीच थ्रू ऑडिटरी मीन्स अलोन इवन विद द यूज ऑफ हियरिंग एड। तो वह लोग भी इसमें आ जाते हैं जिनको स्पीच की रिकॉग्निशन, जो स्पीच जो है सुनकर समझ नहीं पाते हैं, इवन विद द यूज ऑफ हियरिंग एड को यूज करने के बाद भी जो लोग स्पीच को समझ नहीं पाते हैं वह पॉपुलेशन भी इसके अंडर आती है। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। In a socio-cultural context, deaf with capital D often refers to the members of the deaf community who is who shares a common culture and language, typically sign language। तो deaf word अगर DEAF में अगर D कैपिटल में लिखा हुआ है तो उसका बेसिकली मीनिंग एकदम चेंज है। उसका मीनिंग बेसिकली है ऑफन रेफर्स टू, वो जो यूज किया जाता है वो किया जाता है डेफ कम्युनिटी के लिए। और डेफ कम्युनिटी जो है कॉमन कल्चर एंड लैंग्वेज को यूज करती है, और उनकी जो कॉमन लैंग्वेज है वो है हमारी साइन लैंग्वेज। ठीक है, एंड मे व्यू देयर डेफनेस एज कल्चरल आइडेंटिटी रेदर देन डिसेबिलिटी। तो उनकी कॉमन कल्चर और लैंग्वेज को तो वो रिप्रेजेंट करता ही है, साथ ही साथ एंड में व्यू देयर डेफनेस एंड कल्चरल आइडेंटिटी रेदर देन डिसेबिलिटी। वो उनकी डेफनेस के साथ साथ उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को भी शो करता है, ना कि उनकी डिसेबिलिटी को। ठीक है, फिर वर्ड आता है डेफ। अगर डेफ में स्मॉल डी है तो क्या होगा, लोअर केस डी अगर है तो the lower case def is used similarly to refers to individuals who have significant hearing loss। तो वह लोग जिनको significant hearing loss है वह इसके अंदर आते हैं। It can also imply a lack of auditory perception either partially or completely। तो यहाँ पर अगर डेफ वर्ड कहीं पर लिखा है लोअर केस में तो उसके अंदर बेसिकली आते हैं हमारे सिग्निफिकेंट, जिन लोगों को सिग्निफिकेंट हियरिंग लॉस होता है। साथ ही साथ इसका मतलब इट इम्प्लाई अ लैक ऑफ ऑडिटरी परसेप्शन। इसका मतलब जो ऑडिटरी परसेप्शन है उस व्यक्ति में नहीं है, उसका मतलब ये भी होता है। साथ ही साथ आइदर पार्शियली और कम्प्लीटली। तो ऑडिटरी परसेप्शन हो सकता है या तो पार्शियली ना हो या फिर कम्प्लीटली ही ऑडिटरी परसेप्शन, मतलब सुनने के समझने की जो क्षमता है वो किसी व्यक्ति में ना हो। इसका यहाँ पर ये मतलब है। तो इसके बाद आता है, ये था हमारा स्मॉल। अगर डेफ में स्मॉल, लोअर केस में स्मॉल डी है और कैपिटल डी या फिर जो अपर केस में है डी, तब क्या मीनिंग होता है वो मैंने आपको बताया। अब हम जानेंगे डेफनेस के बारे में कि डेफनेस का क्या मतलब होता है, क्या डेफिनेशन होती है डेफनेस की। डेफनेस इज द कंडीशन ऑफ लैकिंग द सेंसेस ऑफ हियरिंग। तो डेफनेस का मतलब ये है कि अगर सेंसेस जो हैं हियरिंग के वो लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। विच कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, जो कि माइल्ड से लेके प्रोफाउंड तक मतलब इसकी कैटेगरी आती है, बेसिकली जो रेंज आती है। इट इज ऑफन डिफाइंड मेडिकली by the extent of hearing loss and the individual's reliance। It is often defined medically by the extent of hearing loss। इसको हम मेडिकली डिफाइन कर सकते हैं एज अ एक्सटेंट ऑफ हियरिंग लॉस, और एज अ इंडिविजुअल रिलायंस ऑन विजुअल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको हम इंडिविजुअल का रिलायंस ऑन विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, एज सच एज साइन लैंग्वेज और लिप रीडिंग।
सो इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर हम डिफाइन करें इसको डेफिनेस को मेडिकली या फिर एक्सटेंट मेडिकली बाय द एक्सटेंट ऑफ हेयरिंग लॉस, तो इंडिविजुअल रिलायंस ऑन विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो यह जो व्यक्ति है जिसको डेफनेस है वो विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पे डिपेंडेंट होता है, जो कि है हमारी साइन लैंग्वेज या लिप रीडिंग। ठीक है, विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन साइन लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग साइन लैंग्वेज, आई एम टेलिंग यू द लेटर्स लाइक ए बी सी डी, दीज आर द लेटर्स। तो अगर मैं साइन कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट स्पीकिंग, सो क्या हो रहा है, आप लोग कम्युनिकेशन से तो समझेंगे नहीं, तो आप कैसे समझेंगे? विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल let me show you some of the alphabets of sign language and I will not do any communication. मैं visual form of communication में आपसे बात करता हूँ। I will tell my name। तो अगर आपको नहीं पता है कि मैं ऑडिटरी आप लोगों के अंदर नहीं है, आप सुन के नहीं समझ सकते, तो आप विजुअल फॉर्म में समझेंगे। बट विजुअल फॉर्म में समझने के लिए आपको साइन लैंग्वेज भी आना चाहिए। तो यहाँ पर साइन लैंग्वेज और लिप रीडिंग की भी बात की गई। ठीक है, तो यहाँ पर है बेसिकली विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आता है हमारा साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज को हम साइन लैंग्वेज में, साइन लैंग्वेज को अगर मुझे बताना हो साइन लैंग्वेज में तो कैसे कहेंगे? इट विल बी साइन लैंग्वेज। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल हैपन। एंड लिप रीडिंग में इफ आई एम ट्राइंग टू स्पीक समथिंग, तो जो हेयरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल है वो मेरे लिप्स को वो सुनने की, तो अगर उसको माइल्ड लेवल है या मॉडरेट लेवल ऑफ हियरिंग, माइल्ड लेवल ऑफ हियरिंग है, तो वो व्यक्ति क्या करता है बेसिकली, वो उस जो स्पीकर है उसके फेस को डायरेक्टली देखता है और जिस तरीके से वह लिप बोल रहा है उसके लिप के पैटर्न को देख के समझता है और साथ ही साथ ध्यान से सुनने की कोशिश भी करता है। तो व्हेन यू लुक एट द फेस ऑफ समवन, आप जब किसी के फेस को बहुत ध्यान से देखेंगे और बेसिकली लिप्स की तरफ देखकर उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आप लिप रीडिंग से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जो हमारे डेफ पीपल हैं वो जो है बेसिकली विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ऑडिटरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वह अच्छे से नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर हियरिंग इम्पेयरमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पॉइंट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है हियरिंग इम्पेयर्ड के बारे में। पहले आप लोग मुझे बताओ आपको समझ आया है या नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ मुझे, यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट। एक बार बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, लेट मी चेक। ऑल राइट अंकित, अंकित से, अंकित को आ गया, ऋतिक, ज्योति, मीनू, सुरेंद्र, हाँ आप लोगों को समझ आ गया। ओके गुड। इज देयर एनीवन, किसी को समझ नहीं आ रहा है? अच्छा अक्षित बेटा आपको समझ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सो डेफिनेशन में यहाँ पे जो डेफनेस की है वो बेसिकली ये कहा गया है कि डेफनेस जो है एक ऐसी कंडीशन है ऑफ लैकिंग द सेंसेस ऑफ हियरिंग, जहाँ पर हमारे सेंसेस जो है लैक करते हैं कहीं ना कहीं, जो हमारे हियरिंग सेंसेस है, विच कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारी हियरिंग है वो माइल्ड से प्रोफाउंड लेवल तक जाती है। तो वो जो है हमारी हियरिंग जो है माइल्ड से प्रोफाउंड तक हो सकती है, सेंसेस जो है लैक कर सकते हैं माइल्ड लेवल से प्रोफाउंड लेवल तक। ठीक है, इट इज ऑफन डिफाइंड मेडिकली बाय द एक्सटेंट ऑफ हियरिंग लॉस। इसको मेडिकली अगर हम जो है डिफाइन करें, उसको डिफाइन कर सकते हैं हम एज अ एक्सटेंट ऑफ हियरिंग लॉस एंड द इंडिविजुअल्स रिलायंस ऑन विजुअल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो डेफनेस वाले व्यक्ति को सब क्या होता है, वो विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पे डिपेंडेंट होते हैं। और विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का जो एग्जांपल है वो है हमारी साइन लैंग्वेज एंड लिप रीडिंग। तो विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पे वो क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि उनको माइल्ड से लेकर प्रोफाउंड लेवल तक का हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, जिस वजह से वह ऑडिटरी परसेप्शन मतलब सुनकर चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ सकते। सो दैट इज द रीजन कि वो विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो कि होती है हमारी साइन लैंग्वेज या फिर होती है लिप रीडिंग, तो वह उस पर डिपेंडेंट होते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा अक्षय। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट।
which is about the hearing impaired. तो अब हम जानते हैं definition of hearing impaired. Hearing impaired is a broader term that includes individuals with any degree of hearing loss. तो hearing impaired जो है एक broader term है, broader term है ये, जिसके अंदर जो है हमारी वह इंडिविजुअल विद एनी डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस, मतलब किसी भी डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस में ये जो व्यक्ति हैं वह इसके अंदर में आते हैं। तो हो सकता है माइल्ड लेवल के हों, लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर और प्रोफाउंड। ये सारे हमारे लेवल होते हैं हेयरिंग की, डिग्री ऑफ हेयरिंग। अगर डिग्री के हिसाब से हम हेयरिंग लॉस की बात करें तो ये जितने भी लेवल हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट के, ये सारे के सारे जो आते हैं वो आते हैं हमारे हेयरिंग इम्पेयर्ड के अंदर। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म जिसमें माइल्ड से लेकर प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस तक सारे आ जाते हैं। माइल्ड से लेकर प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस तक सारे ही आ जाते हैं। दिस टर्म encompasses both those who are deaf एंड दोज हु आर हार्ड ऑफ हेयरिंग। तो ऐसे व्यक्ति जो डेफ होते हैं, जो बिल्कुल भी सुन नहीं पाते, ठीक है, या फिर जो हार्ड ऑफ हेयरिंग पीपल हैं, वह भी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो हेयरिंग से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आएंगी, तो हेयरिंग इम्पेयर्ड जो है एक ब्रॉडर टर्म है, और जितने भी लेवल ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट होंगे वो सारे के सारे डिग्री के हिसाब से बेसिकली अगर हम बात करें या वैसे भी, तो वह सब के सब आएंगे हमारी ब्रॉडर टर्म हेयरिंग इम्पेयरमेंट के या हेयरिंग इम्पेयर्ड के अंदर। ठीक है, फिर हम देखते हैं प्रेफरेंसेस। Many individuals with the deaf and hard of hearing communities prefer the term deaf and hard of hearing over hearing impaired. तो जो प्रेफरेंसेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे हमारे डेफ इंडिविजुअल ऐसे हैं जो कि टर्म, काफ़ी सारे इंडिविजुअल ऐसे हैं जो कि विद द डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग कम्युनिटीज जो प्रेफर करते हैं यूज़ करना वर्ड डेफ और हार्ड ऑफ हेयरिंग ओवर टू हेयरिंग इम्पेयर्ड। वह हेयरिंग इम्पेयर्ड की जगह डेफ या हार्ड ऑफ हेयरिंग वर्ड को यूज़ करना प्रीफर करते हैं। But as the latter can carry a negative connotation suggesting a deficit or inadequacy। तो यहाँ पर जो है जो उन लोगों को लगता है दे कैरी अ नेगेटिव कॉनोटेशन, वो जो हेयरिंग इम्पेयर्ड जो वर्ड है उसको लेकर वो नेगेटिव कॉनोटेशन लेते हैं, उनके दिमाग में काइंड ऑफ नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। दैट्स व्हाई दे सजेस्ट अ डेफिसिट, इसी वजह से वो डेफिसिट फील करते हैं और इनएडिक्वेट उनको लगती है वह टर्म एज अ हेयरिंग इम्पेयर्ड। तो जो डेफ कम्युनिटी के पीपल हैं वो डेफ या हार्ड ऑफ हेयरिंग वर्ड को यूज़ करना कंपेरेटिवली ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेफरेंसेस। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है हार्ड ऑफ हेयरिंग। तो हार्ड ऑफ हेयरिंग की डेफिनेशन अब हम देख लेते हैं। दिस टर्म रेफर्स टू इंडिविजुअल्स who have some residual hearing and may benefit from hearing aids or other assistive devices to process speech। तो हार्ड ऑफ हेयरिंग हम उन व्यक्तियों को कहते हैं, यह टर्म उन लोगों के लिए यूज़ की जाती है जिनको हैव सम रेजिडुअल हेयरिंग लॉस, जो कि सम रेजिडुअल हेयरिंग मतलब जिनके पास थोड़ी बची हुई मतलब हेयरिंग क्षमता, जो उनकी सुनने की जो क्षमता है कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत है, बाय यूजिंग द असिस्टिव डिवाइसेस लाइक हेयरिंग एड्स। तो वह व्यक्ति जो हेयरिंग एड्स यूज़ कर या अदर असिस्टिव डिवाइस जिसको यूज़ कर हेयरिंग कर पाते हैं, जो सुन पाते हैं, वह व्यक्ति हमारे हार्ड ऑफ हेयरिंग में आते हैं। They may have enough learning to communicate effectively in certain situations. They may have enough hearing to communicate effectively in certain situations. तो इस टाइप के जो व्यक्ति हैं जो हमारे हेयरिंग एड यूज़ करते हैं, दैट मीन्स वे सुन पा रहे हैं किसी ध्वनि को, किसी साउंड को, किसी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को सुन पा रहे हैं, वे समझ पा रहे हैं। तो इस वजह से दे हैव इनफ हेयरिंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन सर्टेन सिचुएशन। तो किसी सर्टेन सिचुएशन में हो सकता है वह इफेक्टिवली कम्युनिकेट भी कर पाए, और वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वो जो प्रेफरेबल कंडीशन है वो क्या होगी, वो प्रेफरेबल कंडीशन होगी जब हम उनकी लाउडनेस के हिसाब से हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अ पर्सन
is able to hear at मान लीजिए किसी व्यक्ति को 70 डीबी पे सुनाई देता है हेयरिंग एड लगाने के बाद, आफ्टर यूजिंग हेयरिंग एड, आफ्टर यूजिंग हेयरिंग एड। सो जब वह व्यक्ति हेयरिंग एड लगाने के बाद 70 डीबी पे सुनता है, तो अगर कोई व्यक्ति बिलो 70 डीबी की फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन करेगा या उससे कम ध्वनि की आवाज़ में बात करेगा, तो उस व्यक्ति को सुनने में परेशानी होगी। या तो कोई व्यक्ति 70 डीबी के इक्वल पे बात करे या फिर उससे ऊंची जो डेसिबल्स है उन पे बात करे, तभी वह व्यक्ति के लिए जो इन्वायरमेंट है वो सूटेबल इन्वायरमेंट कहलाएगा, जिसमें वह इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। यहाँ पर बेसिकली हमारे हार्ड ऑफ हियरिंग पर्सन की बात है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टर्म जो कि है डेफेंड। डेफेंड जो है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफेंड डिस्क्राइब्स इंडिविजुअल्स हु बिकम डेफ लेटर इन लाइफ ऑफन एज एडल्ट्स। तो जनरली वह ऐसे व्यक्ति जिनको डेफनेस या जिनको सुनाई देना आफ्टर मतलब एक सर्टेन एज के बाद उनके साथ ऐसा होता है कि उनको सुनाई देना बंद हो जाता है, वह व्यक्ति इसमें आते हैं ऑफन एज एडल्ट्स। जनरली इसमें एडल्ट्स ही आते हैं क्योंकि उनको बाय बर्थ ये प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, दिस ग्रुप फेसेस यूनिक चैलेंजेस कंपेयर टू दोज हु आर बोर्न डेफ। तो इस ग्रुप के व्यक्ति जो इस ग्रुप के बेसिकली जो पीपल हैं, उनको जो उनके जो चैलेंजेस हैं कंपेरेटिवली डिफरेंट होते हैं टोटली, क्योंकि जो उनकी डेफनेस है वो बाय बर्थ नहीं होती। और यहाँ पर है बेसिकली कंपेयर टू दोज हु बोर्न डेफ और हु लॉस देयर हियरिंग इन चाइल्डहुड। तो जो या तो डेफ होते हैं या फिर जो बचपन में अपनी हियरिंग खो चुके होते हैं, वह व्यक्ति इसमें नहीं आते हैं। उनके चैलेंजेस उनसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं, पर्टिकुलरली इन अडेप्टिंग टू अ वर्ल्ड दैट इज प्राइमरी ऑडिटरी। तो ऐसा वर्ल्ड, ऐसी दुनिया जो कि मोस्टली जहाँ पर लोग ऑडिटरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं, सडनली वह व्यक्ति अगर किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाए बाय बर्थ, किसी को नहीं है अगर, तो उनके साथ सडन ये जो उनके साथ जो मिसहैप हुआ है, जो सडन उनकी लाइफ में चेंज आया है, उसका बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द साइन लैंग्वेज। ठीक है, वह जन्मजात तो डेफ है नहीं, तो उनको पता भी नहीं होता इस सिचुएशन में वह क्या करें। सो दैट इज द वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कंपेयर टू दी बाय बोर्न अगर कोई डेफ है, या फिर बाय चाइल्डहुड अगर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है। ठीक है, तो सो दिस इज व्हाट अबाउट डेफेड। ऐसे व्यक्ति आते हैं इसमें जो बाय बर्थ जो है डेफ नहीं होते और लेटर ऑन जो अपनी लाइफ में उनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है। फिर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर होती है समाप्त। अब हम पढ़ेंगे हमारे कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड हियरिंग लॉस के बारे में। कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड हियरिंग लॉस बेसिकली refers to congenital hearing loss refers to the hearing loss which occurs by birth। अगर जन्मजात आपको श्रवण हानि है तो वह आती है आपकी कंजेनाइटल हेयरिंग लॉस में। ठीक है, कंजेनाइटल हेयरिंग लॉस में आती है जन्मजात अगर आपको हेयरिंग लॉस है। और एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस मतलब आफ्टर द बर्थ, मतलब आपको जन्म के बाद अगर आपको हेयरिंग लॉस हो रहा है तो वह आएगा आपका आपके एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस में। Hearing loss can be classified into two main categories: congenital and acquired. Congenital hearing loss is present at birth और develop shortly after। तो या तो वह जन्मजात होता है या फिर जन्म के कुछ समय बाद ही हो जाता है। While acquired hearing loss occurs later in life। तो यह जो है जन्म के पूर्व होता है। जो श्रवण हानि होती है acquired hearing loss की, वह होती है आपको जन्म के पूर्व। Each type of hearing loss presents a unique challenges for individuals and their families। तो यह जो चाहे congenital hearing loss हो या फिर acquired hearing loss, इन दोनों में ही जो इंडिविजुअल और उनकी फैमिलीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं।
अब कंजेनाइटल हियरिंग लॉस के बारे में हम पर्टिकुलरली देख लेते हैं। कंजेनाइटल हियरिंग लॉस affects approximately 1 to 3 out of 1000 newborns। तो 1 से लेकर 3, अगर मतलब 1000 जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, न्यू बॉर्न जो बेबीज हैं उनमें अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 3 तक ऐसे न्यू बॉर्न बेबीज हो सकते हैं जिनको कंजेनिटल यानी जन्मजात श्रवण हानि हो। साथ ही साथ it can be caused by a genetic factors, infection during the pregnancy, rubella और साइटोमेगलोवायरस, या तो रूबेला या साइटोमेगलोवायरस की वजह से, या फिर ड्यूरिंग द जेनेटिक फैक्टर्स, या फिर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस या इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वजह से भी यह हो सकता है। और अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, तो देयर आर सम अदर फैक्टर्स आल्सो, है ना। डेवलपमेंट ऑफ फीटस अगर प्रॉपर्ली नहीं हो रहा तब भी जो है कंजेनाइटल हियरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, नाउ वी हैव इन मेनी केसेस कंजेनाइटल हियरिंग लॉस इज एन आइसोलेटेड फाइंडिंग नोन एज द नॉन सिंड्रोमिक हियरिंग लॉस। तो कंजेनाइटल हियरिंग लॉस को आइसोलेटेड फाइंडिंग भी कहा गया है, या फिर इसको नॉन सिंड्रोमिक हियरिंग लॉस भी कहा जाता है। However, in about 20% of cases, it is associated with other medical conditions referred to as syndromic hearing loss। बट अगर हम इसको 20% केसेस की बात करें तो ये एसोसिएट करता है उस मेडिकल कंडीशन से जिसको सिंड्रोमिक हेयरिंग लॉस कहा जाता है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ केसेस में कंजेनाइटल हियरिंग लॉस जो है एक आइसोलेटेड फाइंडिंग माना गया है जिसको हम नॉन सिंड्रोमिक हियरिंग लॉस कहते हैं। बट हाउएवर जो 20% केसेस ऐसे होते हैं इट इज एसोसिएटेड विद द मेडिकल कंडीशन, जो कि मेडिकल कंडीशन के साथ रिलेट करते हैं और उनको हम रेफर टू एज द सिंड्रोमिक हियरिंग लॉस, जिसको हम सिंड्रोमिक हियरिंग लॉस भी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कंजेनाइटल हियरिंग लॉस के बारे में। अब हम जानते हैं चैलेंजेस ऑफ द कंजेनाइटल हियरिंग लॉस। तो कंजेनाइटल हियरिंग लॉस की वजह से क्या होता है, अर्ली डेवलपमेंटल डिले। जो बच्चे का अर्ली डेवलपमेंट होता है वह अफेक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा, उसका सोशल कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है, सोशल इंटरेक्शन अफेक्ट होता है, उसका एकेडमिक अफेक्ट होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस। अर्ली इंटरवेंशन इज क्रूशियल टू मिटिगेट दिस इफेक्ट। तो अर्ली इंटरवेंशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको मिटिगेट करने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए। ठीक है, तो पहले तो हम पहला जो पॉइंट है चैलेंजेस में है वो अर्ली डेवलपमेंटल डिले। जो बच्चे का जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो डिले हो जाता है। फिर आता है हमारा सोशल एंड इमोशनल इम्पैक्ट। सोशल एंड इमोशनल इम्पैक्ट ये है तो मतलब आप समझ ही सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कंजेनाइटल हियरिंग लॉस अगर है, वह जन्मजात अगर वह उसको श्रवण हानि है तो उसका सोशल एंड इमोशनल भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा ही। वो सोशली अच्छे से कनेक्शन नहीं डेवलप कर पाएगा, वो सोशली कनेक्शन वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं वह इमोशनली भी वीक हो जाएगा। ठीक है, सो दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। उस बच्चे का अर्ली डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, अर्ली डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो इट मीन्स वह सोशलाइज नहीं हो पाएगा। अगर वह सोशलाइज नहीं हो पाएगा उसका इमोशनल जो उसका डेवलपमेंट है, इमोशनली वह स्टेबल नहीं रह पाएगा क्योंकि वो सोशलाइज नहीं कर पा रहा है, उसकी बात को कोई सुन नहीं पा रहा है, मतलब वह अपनी बात, वह किसी की बात सुन नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। सो सोशली एंड इमोशनली भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आता है हमारा कॉग्निटिव लर्निंग डिफिकल्टीज। तो उसको बच्चे को उसको कॉग्निटिव लेवल पर यानी संज्ञानात्मक लेवल तक की अगर हम बात करें तो उसमें बच्चे को, उस व्यक्ति को, जो अफेक्टेड पर्सन है उसको डिफिकल्टीज होती है, और साथ ही साथ चीज़ों को सीखने में भी डिफिकल्टी होती है। मोटर कोऑर्डिनेशन जहाँ पर हमने बात की है, they may have difficulties with motor coordination and executive functioning and overall academic achievement। तो ये सारी चीज़ें भी ऐसी हैं जिसमें उस व्यक्ति को परेशानियाँ होती हैं। नीड फॉर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। So many children with the congenital hearing loss require specialized educational support, such as speech therapy, IEP, individualized education plan जिसको कहते हैं, to succeed in school। So basically ऐसे व्यक्ति जिनको कंजेनाइटल हेयरिंग लॉस है यानी जन्मजात श्रवण हानि है, तो ऐसे व्यक्तियों को स्पीच थेरेपिस्ट
इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम, इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है सो दैट देयर डेवलपमेंट कैन बी बेटर, उनका डेवलपमेंट बेटर हो सके, वह एज अप्रोप्रिएट हो सके। तो उनको स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की भी ज़रूरत या फिर नीड हो सकती होती है ऐसे में। साथ ही साथ फैमिली डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी फील करती है। अगर ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर अ, किसी की भी फैमिली में अगर किसी व्यक्ति को हेयरिंग इम्पेयरमेंट या फिर कोई अदर डिसेबिलिटी भी हो जाती है, सो यू ऑल नो द सिचुएशन विल बिकम सो स्ट्रेसफुल, सो अनसर्टेन। सो दिस इज व्हाट कम्स अंडर दिस फैमिली डायनामिक्स। जो पोटेंशियल मेडिकल इंटरवेंशंस हैं, फैमिली के जो रिसोर्सेज हैं, वह भी कहीं ना कहीं शॉर्ट पड़ जाते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मेडिकल इंटरवेंशन ऑफ द अफेक्टेड पर्सन। तो जो अफेक्टेड पर्सन है उसको मेडिकल इंटरवेंशन देने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली भी आपको जो है प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिकली भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। फिर हम जानते हैं एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस के बारे में। एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस जो है, आपको आई होप कंजेनाइटल हेयरिंग लॉस समझ आ गया है। एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग अगर समझ आ गया तो थम्स अप दे दो सब लोग। आर यू गेटिंग व्हाट आई सेड इन कंजेनाइटल हियरिंग लॉस? आपको समझ आया जन्मजात श्रवण हानि क्या होती है? हाँ, तो जन्मजात श्रवण हानि के बारे में मैंने आपको बताया और उसके चैलेंजेस बताए। अब हम जानेंगे एक्वायर्ड हियरिंग लॉस, मतलब जन्म के पूर्व अगर श्रवण हानि किसी को हो रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और जो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, वो भी हम जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं एक्वायर्ड हियरिंग लॉस होता क्या है। एक्वायर्ड हियरिंग लॉस डेवलप्स आफ्टर बर्थ एंड मे अकर्स एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। तो जन्म के पूर्व अगर हेयरिंग लॉस किसी को हो रहा है एट एनी स्टेज आफ्टर द बर्थ, जन्म के बाद कभी भी हो रहा है, तो वो आता है हमारा एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस के अंदर। इट कैन बी कॉज्ड बाय द वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग इन्फेक्शंस, एक्सपोजर टू लाउड नॉइजेस, certain medications और age related changes in the auditory system। तो यह इसके कारण कई सारे हो सकते हैं। हो सकता है इन्फेक्शन हो गया हो सकता है एक्सपोजर टू लाउड नॉइज, ज़्यादा तेज ध्वनि या तेज साउंड के अगर आप संपर्क में आते हैं तो उससे भी यह हो सकता है। कुछ मेडिकेशन या मेडिसिन अगर आपने गलत ली तो उस वजह से भी हो सकता है, या एज रिलेटेड जो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं ऑडिटरी सिस्टम में, उसकी वजह से भी यह हो सकता है। ये थे इसके कॉजेज। अब आता है इसका, अब हम जानते हैं एक्वायर्ड हियरिंग लॉस के चैलेंजेस। तो कम्युनिकेशन जो है एक बैरियर बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति को एक्वायर्ड हियरिंग लॉस है तो कम्युनिकेशन विल बिकम द बैरियर, बिकॉज इन द इनिशियल स्टेज अगर किसी व्यक्ति को नहीं है तो वह कम्युनिकेट नहीं कर पाता, एंड ही और शी इज अवेयर कि वह कम्युनिकेट नहीं कर पाता। बट आफ्टर बर्थ अगर किसी को हियरिंग लॉस हो रहा है, सो दैट मीन्स जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। दे मे स्ट्रगल टू अडेप्ट देयर न्यू हेयरिंग स्टेटस। जो उनका न्यू हेयरिंग स्टेटस है उसको डेवलप करने में उन्हें टाइम लगेगा, उनको स्ट्रगल होगा काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से वो जो है उनकी डिस्टर्ब जो उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और प्रोफेशनल रिलेशनशिप पे भी अफेक्ट पड़ेगा। फिर आता है हमारा इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। इमोशनल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा उस व्यक्ति पे जो अफेक्टेड है, acquired hearing loss से। The onset of acquired hearing loss can lead to the feeling of grief and loss। तो grief मतलब काफ़ी दुख की स्थिति और एंजाइटी की भी सिचुएशन हो जाती है अगर किसी व्यक्ति को एक्वायर्ड हियरिंग लॉस होता है। उस व्यक्ति को डिप्रेशन और विड्रॉल फ्रॉम द सोशल एक्टिविटी एज दे एडजस्ट टू द हियरिंग लॉस। तो ऐसे व्यक्ति को हो सकता है डिप्रेशन हो और सोशल एक्टिविटीज़ भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। सो इट मे इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली अफेक्ट दैट अफेक्टेड पर्सन। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट जो कि है इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो उस व्यक्ति के जिसको सडन हियरिंग लॉस हुआ है आफ्टर बर्थ,
उसके एम्प्लॉयमेंट पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, क्योंकि वह पहले एक हेयरिंग पर्सन था, अब वह हेयरिंग पर्सन नहीं रहा, तो उसकी जो है जॉब पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वह ज़्यादा इंटरेक्शन कम्युनिकेशन अपने कलीग्स के साथ बेटर नहीं कर पाएगा, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाएगा। So that is the reason impact of employment is also the point in the challenges of acquired hearing loss. फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में है हमारा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में क्या है, basically acquired hearing loss can be associated with the other health condition। जो हमारा acquired hearing loss है उसको हम other health conditions के साथ रिलेट कर सकते हैं, such as infection or like infections like meningitis। तो हेल्थ के साथ अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो इन्फेक्शंस लाइक मेनिंगाइटिस भी आएगा। तो इन्फेक्शंस लाइक मेनिंगाइटिस इसमें आता है, ट्रॉमा आता है इसके अंदर, which may require additional medical attention and management, जिसके लिए हमें एडिशनल मेडिकल अटेंशन और मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट जो कि है नीड फॉर रिहेबिलिटेशन। इंडिविजुअल्स जिसके अंदर है, इंडिविजुअल्स विद द अक्वायर्ड हियरिंग लॉस ऑफन रिक्वायर रिहेबिलिटेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग हियरिंग एड्स, कोक्लियर इम्प्लांट और ऑडिटरी ट्रेनिंग। तो ऐसे व्यक्ति को जो उनको एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस हुआ है उनको कहीं ना कहीं हेयरिंग से रिलेटेड रिहेबिलिटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर उनको हो सकता है हेयरिंग एड की ज़रूरत हो सकता है उनको कोक्लियर इम्प्लांट की ज़रूरत हो, या हो सकता है ऑडिटरी ट्रेनिंग की ज़रूरत हो। इट डिपेंड्स बेसिकली द लेवल ऑफ डिसेबिलिटी। जो ऑडिटरी जो हमारा एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस है वो किस लेवल का है, किस टाइप का है, वह उस पर डिपेंड करेगा। To regain the effective communication skills, access to these services can be a barrier, particularly in low resource city। So अगर किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, तो जो वह व्यक्ति है उसको जो है उसके पास अगर पर्याप्त संसाधन नहीं है तो ये जो डिसेबिलिटी है कम्स एज अ बैरियर, उनकी लाइफ में वो एज अ बैरियर आएगी, और वह जो है कोक्लियर इम्प्लांट और ट्रेनिंग या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन जैसी जो रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ हैं उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे मिशन अभ्यास चैनल को। साथ ही साथ अगर आपको यह नोट्स या पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जाएं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और आपको ये अवेलेबल कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो हमारे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है मिशन अभ्यास अभय सर के नाम से। तो आप चाहें तो क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हैं या फिर आप इसको सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर्स पे हमें कॉल करें और पर्याप्त जानकारी ले सकते हैं आप। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। एंड दिस इज अभय शर्मा साइनिंग ऑफ। अब आप लोग लीव कर सकते हैं।